हेलो, वेलकम टू एडिबस सॉल्यूशन। अब हम देख रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2। हम पहले कर चुके हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ की बुक पार्ट ए का लेक्चर। चैप्टर 1 हम कर चुके हैं, एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 2 हम कर रहे हैं, इसका एक लेक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये उसका सेकेंड लेक्चर है। सो चैप्टर 2 है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारा सबसे पहला टॉपिक आएगा इसमें। तो व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट refers to use of scientific, systematic, objective and logical principles and technique to various managerial function। यानी कि जब हम कोई मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हम जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक हम लगाएं वो क्या हों? साइंटिफिकली बेस्ड हों, सिस्टमेटिक हों, ऑब्जेक्टिव हों और लॉजिकल हों। तो साइंटिफिक, सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल। ठीक है, जब भी हम कोई अपना काम कर रहे हैं, मैनेजरियल का फंक्शन कर रहे हैं, तो उसमें हम कैसे टेक्निक्स लगाएं, प्रिंसिपल और टेक्निक कैसी लगाएं, वो कैसी हो? साइंटिफिक हो, सिस्टमेटिक हो, ऑब्जेक्टिव हो, लॉजिकल हो। सो अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर जो सब पॉइंट्स आते हैं उसके 4 प्रिंसिपल्स हैं जो बेसिक, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है प्रिंसिपल? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यानी कि जो भी हमारा हम प्रिंसिपल अप्लाई करें या जो भी हम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हमारा डिसीजन का बेसिस है हमारा, वो चीज़ हमारी साइंस पे बेस्ड हो, रूल ऑफ थंब पे ना हो। यानी कि तुक्का मारने की अप्रोच पे ना हो कि हमें पता नहीं है क्या करना, चलो ये करके देखते हैं, उस चीज़ पे ना हो। ये चीज़ है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो देखते हैं, दिस प्रिंसिपल emphasizes दैट देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच और हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि पहले जो हमारा ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच यूज़ होती थी या हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ होता था, उसको हम छोड़ दें, उसको हम इग्नोर करें और अब क्या चीज़ यूज़ करें? साइंटिफिक स्टडी हो प्रॉपर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो हमारी पुरानी डाटा के हिसाब से, और इस हिसाब से हमारा ऑब्ज़र्व करके जब हमें पता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, उस हिसाब से डिसीजन क्या लिए गए थे, जिसका क्या इम्पैक्ट आया, ऐसी चीज़ों पर हमारा डिसीजन लिया जाए। रूल ऑफ थंब पे या हिट एंड ट्रायल मेथड पे ना हो। टेलर बिलीव दैट देयर वॉज ओनली वन बेस्ट मेथड। टेलर का मानना था कि खाली एक ही बेस्ट तरीका है जिससे हमारी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है। दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। ये मेथड कैसे डेवलप किया जा सकता है? स्टडी से और एनालिसिस के साथ, यानी कि ऑब्जर्वेशन करें, हम ट्रेंड को एनालाइज करें और उस हिसाब से हम एक बेस्ट तरीका निकाल के लाएं। द मेथड सो डेवलप्ड शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमने मेथड डेवलप किया वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में रूल ऑफ थंब को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो ये हमारी चीज़ है। द सिलेक्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड विल रिजल्ट इन ट्रिमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। यानी कि अगर हम साइंटिफिक मेथड अप्लाई करेंगे तो उससे सेविंग हमारी होगी किस चीज़ में? ह्यूमन एफर्ट में, टाइम में और मटेरियल में। तो एग्जांपल दिया गया है यूज़ ऑफ इंटरनेट। जब हमें प्रिंसिपल डेवलप करने हैं, हमें ऑब्जर्वेशंस चाहिए, हमें साइंटिफिक मेथड चाहिए, तो हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते वक्त ये चीज़ें कर सकते हैं। अगला हम पॉइंट पे आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जो है हमारी हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। यानी कि हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें हार्मनी होनी चाहिए, आपस में हार्मनी में रहने चाहिए वो। So Taylor emphasizes that there should be complete harmony and proper understanding between management and worker। यानी कि अंडरस्टैंडिंग और हारमनी होनी चाहिए किन में? मैनेजमेंट में और वर्कर में। टू अचीव दिस टेलर सजेस्टेड ऑन मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर। यानी कि इसको प्राप्त करने के लिए टेलर ने क्या सजेस्ट किया कि एक मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए दोनों
यानी कि एक मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए दोनों मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। अगले पॉइंट पे आते हैं। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को अपनी थिंकिंग में ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, एक चेंज लाना है। कैसे? मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी विद वर्कर, मैनेजमेंट को कंपनी के गेन्स को वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए। वर्कर ऑन देयर पार्ट शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू चेंज फॉर गुड ऑफ कंपनी, वहीं पे वर्कर को क्या करना है कि हार्ड वर्क करना है और कंपनी के बेहतर के लिए चेंज को तैयार रहना है। दे शुड बी विलिंग टू चेंज, किस लिए? फॉर द गुड ऑफ कंपनी। अगला पॉइंट है, प्रोस्पेरिटी ऑफ कंपनी कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज़ अकम्पनीड बाय अ प्रोस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉई एंड वाइसा वर्सा, यानी कि कंपनी की प्रोस्पेरिटी तब तक नहीं हो सकती जब तक वो एम्प्लॉय की प्रोस्पेरिटी से नहीं जुड़ी, और उल्टा भी है ऐसे, यानी कि एम्प्लॉय की प्रोस्पेरिटी भी तब होगी जब तक वो कंपनी की प्रोस्पेरिटी से नहीं जुड़ा। अगले टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल आया, ये डील करता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि कोऑपरेशन से डील करता है, इंडिविजुअलिज्म से नहीं डील करता। आई एम सॉरी, ये प्रिंसिपल क्या है? एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड का, यानी कि आपने देखा हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि आपस में मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ मिलके चले, आपस में हार्मनी बनाए, दोनों एक दूसरे के बेहतरी के लिए चले। तो ये भी ये कह रहा है कि कोऑपरेशन में चलें और अकेलेपन में ना चलें, इंडिविजुअलिज्म में ना चलें। मेरे लिए एक टंग ट्विस्टर सा बन गया, इंडिविजुअलिज्म में ना चलें। According to this principle, there should be complete cooperation between the labor and the management instead of individualism. According to this principle, there should be complete cooperation between the labor and management instead of individualism. यानी कि मैनेजमेंट और लेबर के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, दोनों के बीच में सहयोग होना चाहिए। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन, कंपटीशन को कोऑपरेशन से रिप्लेस करना है हमें। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर, दोनों को ये एहसास होना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू टेलर के अनुसार देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। टेलर के हिसाब से डिवीजन ऑफ वर्क बराबरी का होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बराबरी ही डिवाइड करना चाहिए, किन के बीच में? वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। मैनेजमेंट मस्ट इंसिस्ट ऑन पैटर्नलिस्ट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट whereby the employer take care of needs of employees, यानी कि मैनेजमेंट को ऐसे स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में बिलीव करना है, पैटर्नलिस्ट स्टाइल में, जहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय की नीड्स का ख्याल रखेगा। एन ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड गुडविल में इवन अवॉइड द नीड फॉर अ ट्रेड यूनियन, यानी कि अगर एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम है जहाँ पे मैनेजमेंट और लेबर या एम्प्लॉयज़ आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड गुडविल में इवन अवॉइड नीड फॉर अ ट्रेड यूनियन, यानी कि अगर सिस्टम अच्छा होगा तो हो सकता है ट्रेड यूनियन जैसे कि लेबर यूनियन वगैरह बनी होती हैं, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी ज़रूरत भी ना पड़े। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। फोर्थ पॉइंट हमारा कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, हर बंदे की डेवलपमेंट होनी चाहिए उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के हिसाब से और प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से, उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से। इस प्रिंसिपल के अनुसार मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि मैनेजमेंट को क्या एम करना है कि डेवलप करें, वर्कर को डेवलप करें, यानी कि उसकी स्किल्स को बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? कि उसकी एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी के जो ग्रेटेस्ट पॉइंट है वहाँ तक उसकी स्किल को बढ़ा दे। टू इंक्रीज एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड एंड द वर्क असाइंड
should be suitable according to his mental and intellectual capacity। यानी कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या करना है, हम जिस भी बंदे को जिस भी काम के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं वो साइंटिफिक मेथड से सिलेक्ट करें। और जब हम वर्क को असाइन कर रहे हैं, काम हम बांट रहे हैं जब, तो उसकी फ़िज़िकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से काम बांटें। दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, उनको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग मिलनी चाहिए टू लर्न द बेस्ट मेथड, जिससे वो बेस्ट मेथड सीख सकें। द इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में अगर हमारी बढ़ेगी एम्प्लॉयज़ की, लेबर की, जो दोनों का भला होगा, किसका, वर्कर का भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी भला होगा। अब आगे आते हैं हम टेक्निक्स क्या हैं, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहले हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, अब टेक्निक क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट की ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या आता है, फंक्शनल फॉरमैनशिप। यानी कि फॉरमैनशिप आप लगा लीजिए, एक टाइप से हम डिविजन्स में बांट देंगे काम को, उसका जो लीडर होगा वो उस फंक्शन के हिसाब से अपने जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको डील करेगा। अलग अलग फंक्शन बनाए हैं, 8 टाइप के फंक्शन में डिवाइड किया है, हम देखेंगे। और उस पर कैसे काम हुआ वो चीज़ को देखेंगे। हम देखते हैं इसमें, इन दिस टेक्निक द टास्क ऑफ सुपरवाइज़र इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शन। यानी कि जो सुपरवाइज़र का टास्क है उसको बांटा गया है, इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड ईच फंक्शन इज़ entrusted टू अ स्पेशलाइज्ड फोरमैन। यानी कि इन दिस टेक्निक द टास्क ऑफ सुपरविजन, जो कि सुपरविजन का काम है, उसको बड़े सारे स्पेशलाइज्ड फंक्शन में बांटा गया है, उसको बड़े सारे स्पेशलाइज्ड फंक्शन में बांटा गया है। और हर फंक्शन को, ईच फंक्शन इज़ entrusted टू अ स्पेशलाइज्ड फोरमैन। यानी कि उस फंक्शन में जो बंदा स्पेशलाइजेशन रखता है उसको वो फंक्शन की जिम्मेदारी दी गई है। द टेक्निक इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। इस टेक्निक को हम कह सकते हैं कि ये डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन की एक्सटेंशन है, क्योंकि हम काम बांट रहे हैं और उसमें जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है उसको हम ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि उसको हेड करे। और जब उसमें अंदर जो स्पेशलाइज्ड पर्सन के अंदर जो पर्सन है वो भी जब एक ही काम करेंगे वो उसमें उत्तीर्ण होंगे धीरे धीरे करके। It aims to provide the quality of supervision at shop floor. It aims to provide the quality of supervision, यानी कि quality supervision मिले कहाँ पे, shop floor, by putting a worker under 8 specialized foreman। यानी कि वर्कर को 8 स्पेशलाइज्ड फोरमैन के अंडर रखा जाएगा, इससे हमारी क्वालिटी ऑफ सुपरविजन इम्प्रूव होगा। प्लानिंग इज़ सेपरेटेड, यहाँ पे क्या होता है कि प्लानिंग को सेपरेट किया जाता है एग्जीक्यूशन से। प्लानिंग इज़ सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन सो डैट द फोरमैन अंडर प्लानिंग इंचार्ज, यानी कि जो फोरमैन प्लानिंग इंचार्ज में हमारे बनाए गए हैं, में कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लानिंग द जॉब ऑफ वर्कर। यानी कि जो प्लानिंग वाले हमारे, हमने बताया ना कि 8 डिवीजन में बांटा गया, तो 8 डिविजन्स में से क्या है कि 4 को एक पॉइंट में रखा, 4 को अलग में रखा। तो जो 4 हमारे प्लानिंग वाले डिवीज़न में है वो खाली प्लानिंग के वर्क को डील कर सकें, और जो हमारे प्रोडक्शन वाले डिवीज़न के 4 लीडर्स हैं वो खाली प्रोडक्शन वाली जॉब को अपने अंडर लाएं और उसमें स्पेशलाइज करें अपने अंडर वाले वर्कर्स को। सो टेलर ने क्या सजेस्ट किया, 4 फोरमैन फॉर प्लानिंग, 4 फोरमैन फॉर प्लानिंग एंड 4 फोरमैन फॉर एग्जीक्यूशन। 4 प्लानिंग के लिए, 4 एग्जीक्यूशन के लिए। प्रोडक्शन मतलब एग्जीक्यूशन ही आया। सो प्लानिंग इंचार्ज में हमारे जो 4 आते हैं वो क्या आते हैं, इंस्ट्रक्शन क्लर्क आएगा एक टाइप से, रूट क्लर्क आएगा कि क्या रूट से डिसाइड होगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आएगा जो डिसाइड करेगा किस टाइम पे कितनी कॉस्ट से लिंक होना चाहिए, और जो डिसिप्लिनेरियन होगा जो डील करेगा कि डिसिप्लिन में हो सारा काम। और प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या होंगे कि स्पीडली काम हो, गैंग बॉस आ गया, रिपेयर बॉस आ गया और इंस्पेक्टर्स आ गए। तो हम देखते हैं फॉरमैन के रोल क्या हैं। रोल ऑफ फॉरमैन प्लानिंग वाले देखते हैं पहले। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या है कि ड्राफ्ट करता है इंस्ट्रक्शंस, इसके लिए वर्कर के लिए। रूट क्लर्क नाम से ही पता चल रहा है, रूट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या होगा, टाइम एंड कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेगा। डिसिप्लिनेरियन क्या होगा, टू इंश्योर डिसिप्लिन रिस्पेक्टिवली, वो डिसिप्लिन को इंश्योर करेगा, इंश्योर डिसिप्लिन। अब देखते हैं रोल किसका,
प्रोडक्शन इंचार्ज का, यानी कि एग्जीक्यूशन वालों का। स्पीड बॉस क्या करेगा कि भैया टाइमली हो काम, हमारा टाइमली हो काम इंश्योर करेगा और एक्यूरेटली हो हमारा वो काम। गैंग बॉस क्या करेगा, टू कीप मशीन एंड टूल एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन। यानी कि गैंग बॉस क्या करता है कि जब हमें काम करना है, मशीन ये नहीं कि हम उस टाइम पे मशीन रेडी कर रहे हैं या उस मशीन में जो टूल्स हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो उस टाइम पे हम लेके आ रहे हैं, पहले से रेडी होना चाहिए। ये जिम्मेदारी गैंग बॉस की है, वो उसको सही रखता है और सही जगह पे रखता है। रिपेयर बॉस की क्या है, टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, वो पूरी वर्किंग कंडीशन में हो, अगर रिपेयर की ज़रूरत है तो वो उस चीज़ को रिपेयर करे। इंस्पेक्टर क्या करता है, टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क। इंस्पेक्टर क्या करता है, ऑब्वियसली इंस्पेक्ट करता है, क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करता है। आगे आते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, टेक्निक्स में हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, ये आ रहा है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी कि काम को स्टैंडर्डाइज करना और काम को सिंप्लीफाई करना। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क किस चीज़ से डील करता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क रेफर्स टू दी प्रोसेस ऑफ, यानी कि वो हमारा रेफ़र करता है रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस, यानी कि एक स्टैंडर्ड, एक मापदंड हमने रख दिया फॉर एवरी बिजनेस एंड ऑपरेशन। एक मापदंड रख दिया कि कम से कम हमें इस लेवल का काम तो करना ही है, उससे बेहतर करें तो अच्छा, पर उससे नीचे नहीं जाना। तो यहाँ पे आते हैं, दिस इन्वॉल्व स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, यानी कि हमने प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज़ किया, रॉ मटेरियल को स्टैंडर्डाइज़ किया, यानी कि हम प्रोसेस कम से कम ऐसा रखेंगे, रॉ मटेरियल की क्वालिटी कम से कम ऐसी होनी चाहिए, टाइम हम कोशिश करेंगे मिनिमम टाइम में करें, मतलब इतना टाइम हो, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम लगे। प्रोडक्ट हमारा की क्वालिटी हो गई, मशीन की क्वालिटी, मेथड्स हमारे क्या होने चाहिए, वर्किंग कंडीशन के, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्डाइजेशन के, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू अ फिक्स टाइप, यानी कि जो हमारी एक प्रोडक्ट की लाइन है जो हमारी, उसको हमने रिड्यूस करना है, किसमें, टाइप्स के हिसाब से लगा लो, साइज़ के हिसाब से लगा लो, या करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से लगा लो। टू एस्टेब्लिश, यानी कि हमें इस्टेब्लिश करना है इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड और पार्ट्स और प्रोडक्ट के बीच में इंटरचेंजेबिलिटी हो, चेंज करके यूज़ किया जा सके, ऐसा हमें स्टैंडर्ड स्थापित करना है। टू एस्टेब्लिश क्वालिटी, यानी कि हमें क्वालिटी मेंटेन करनी है, उसका स्टैंडर्ड बनाना है। टू एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन, यानी कि परफॉर्मेंस कम से कम हमारी इतनी तो होनी चाहिए, वो हमारा स्टैंडर्ड बनाना। सिंप्लीफिकेशन क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क रेफर्स टू एलिमिनेट करना है हमने अननेसेसरी वेरिएशन को, यानी कि बिना बात पे कोई वेरिएशन ना हम बना दें प्रोडक्ट का, उसको हटाना है, साइज़ को हटाना है, ग्रेड ऑफ द प्रोडक्ट को हटाना है। इट रिजल्ट इन सेविंग ऑफ कॉस्ट, इसका क्या नतीजा आता है, इट रिजल्ट इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, इससे क्या होता है, हमारी लेबर की कॉस्ट बचती है। इट रिजल्ट इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल, यानी कि लेबर की, मशीन की और टूल्स की जो कॉस्ट होती है उसमें हमारी सेविंग होती है इससे। इट इम्प्लाइज रिड्यूस इन्वेंट्री, इससे क्या इम्प्लाई होता है, रिड्यूस हो जाती है हमारी इन्वेंट्री। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है और टर्नओवर हमारा बढ़ता है। आगे आते हैं हमारा दोबारा से आगे, हमारी ये वाला सेम स्लाइड रिपीट हो गई, हम आगे बढ़ते हैं। मेथड स्टडी, टेक्निक ऑफ स्टडीज़ में हमारी नेक्स्ट आती है मेथड स्टडी, यानी कि मेथड को स्टडी करना, काम करने के मेथड को स्टडी करना। और ये काम करने के मेथड को स्टडी करके हम क्या करेंगे, जो काम करने के बेस्ट तरीका है वो ढूंढेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज़ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम कर रखना है, और मैक्सिमाइज़ क्या कर देना है, क्वालिटी को, सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर को, इन दो चीज़ों को हम मैक्सिमाइज़ करेंगे। ठीक है, और कॉस्ट को मिनिमाइज़ करेंगे, ये हमारा मेथड स्टडी का तरीका है। बेस्ट मेथड ढूंढ के हम ये चीज़ करेंगे, कॉस्ट को कम कर देंगे, क्वालिटी को और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ा देंगे। द सर्च फॉर द बेस्ट मेथड स्टार्ट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि बेस्ट मेथड का जो हम करेंगे ना, कि कब से शुरू होता है,
वो शुरू से ही शुरू हो जाता है, हमारा रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने से शुरू हो जाता है, और कहाँ तक हमारा जब तक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट के बनने तक ये चलता रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल दिया गया है, फॉर डिज़ाइनिंग अ कार द असेंबली लाइन प्रोडक्शन विल नीड टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन का क्या सीक्वेंस है वो उसको डिसाइड करना है। प्लेस फॉर मैन, कहाँ पे कौन सा पर्सन होगा, जो बंदा क्या काम कर रहा है उसके लिए कौन सी जगह होनी चाहिए वो डिसाइड करना है, कौन सी मशीन चाहिए वो डिसाइड करना है, कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए वो डिसाइड करना है। अगली टेक्निक हमारी आती है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या है कि मोशन को स्टडी करना। ये क्या करता है, रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट को हमने स्टडी किया। कैसे, कोई भी सामान उठा रहा है, कोई पर्सन, कोई लेबर है, अगर उसको मशीनरी पे काम करने के लिए कोई औज़ार चाहिए और वो औज़ार उससे बहुत दूर पड़ा है कहीं पे, तो वो पहले वो औज़ार लेने जाएगा, फिर मशीनरी पे काम करेगा, फिर अगर उसे रखना है तो फिर जाएगा। इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से पर्सन का कैसा वर्क है, उसको उसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं, क्या क्या मशीनरी चाहिए होती है। तो वो टूल्स और वो मशीनरी की प्लेसमेंट और उस पर्सन की प्लेसमेंट ऐसी हो कि जो बार बार चीज़ को उठाने में, रखने में टाइम वेस्ट होता है, उसको मिनिमाइज़ कर सके। मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग द ऑब्जेक्ट, सिटिंग सिटिंग को चेंज करने वाली पोजीशन एक्सेट्रा, विच आर अंडरटेकन वाइल अ टिपिकल जॉब, यानी कि उसको स्टडी करना है इन सारे काम को जो मैंने अभी आपको बताया कि सामान उठाने के लिए, रखने के लिए जो टाइम लगता है, वो सारे काम का जो हमारा मोशन होता है उसमें, उसको स्टडी करते हैं। द एम ऑफ मोशन स्टडी, इसका एम क्या है, इज़ टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव, यानी कि जो अनप्रोडक्टिव काम है, आने जाने का जो काम है, टूल उठा के रखने में जो आने जाने का काम है वो अनप्रोडक्टिव है, अननेसेसरी मोशन है, उसको रिड्यूस कर देना ताकि हमारा टाइम जॉब को करने में कम लगे। टेलर यूज़ मूवी कैमराज, टेलर ने कैसे इस टेक्निक को स्टडी किया, कैमराज प्लेस कर दिए जब लोग काम कर रहे थे, और वेरियस सिंबल एंड कलर टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मोशन, अलग अलग सिंबल यूज़ किए, अलग अलग कलर यूज़ किए, जिससे उसने अलग अलग मोशंस को आइडेंटिफाई किया। आगे हम आते हैं, अगली टेक्निक है हमारी टाइम स्टडी से, यानी कि टाइम को स्टडी किया। रेफर्स टू अ टेक्निक विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि इसमें हमने एक स्टैंडर्ड टाइम कैसे डिटरमाइन किया जाए वो टेक्निक बनाई। ठीक है, एक काम को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए वो हमने निकाला। ठीक है, रेफर्स टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कमैन फॉर रीजनेबल स्किल, यानी कि एक वर्कमैन जिसका रीजनेबल है स्किल, उसके द्वारा। बहुत हाईली क्वालिफाइड वर्कमैन का भी देखेंगे तो शायद सब उसको फॉलो ना कर पाएँ। एक ये लगा लो मीडियोकर रेंज वाला वर्कमैन है, उसके स्किल्स के हिसाब से हमने ये टाइम निकाला कि वो काम करने में कितना टाइम लगाता है, वो चीज़ हमने एक स्टैंडर्ड टाइम की तरह यूज़ कर लिया। It helps in determining how much work an employee should be able to do in a given period of time, यानी कि एक दिए गए समय में एक एम्प्लॉय कितना काम करे, ये हम निकाल सकते हैं टाइम स्टडी करके। द मेथड ऑफ टाइम स्टडी डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द टास्क, यानी कि वॉल्यूम, काम कितना है, काम कितनी बार किया जा रहा है, इसका इसके हिसाब से हम टाइम स्टडी का मेथड डिसाइड करते हैं। द साइकिल टाइम ऑफ द ऑपरेशन एंड टाइम मेजरमेंट कॉस्ट, यानी कि काम की वॉल्यूम पे, काम की फ्रीक्वेंसी पे, साइकिल टाइम क्या है, पूरा काम करने की जो साइकिल है उसका टाइम क्या है, और टाइम मेज़रमेंट की कॉस्ट, यानी कि टाइम मेज़र करने में कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है, उसके भी हम अपने उसमें रखते हैं, ध्यान में रखते हैं जब हमें मेथड डिसाइड करना है टाइम स्टडी का। यानी कि टाइम स्टडी पे ही हम इतना ज़्यादा ना खर्च दें, ये चीज़ भी हम देख रहे हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम स्टडी के, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ़ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, एक काम करने में कितना समय लगता है वो हम देखेंगे, फिर हमें वो काम कितने समय में करना है उस हिसाब से हम नंबर ऑफ़ वर्कर निकाल लेंगे। टू फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव सिस्टम, हमें पता है स्टैंडर्ड टाइम इतना है, अगर कोई एम्प्लॉई एक क्वालिटी वर्क उससे कम टाइम में करके दे रहा है तो हम उसको अच्छा इंसेंटिव दे सकते हैं, और टाइम स्टडी के बेस पे हम एक अच्छा इंसेंटिव सिस्टम बना सकते हैं। लेबर की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, एक काम करने में कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हम लेबर को कितना पैसा दें, हमारे पास दिन में कितना काम है, हमें टोटल कितना
आउटपुट देना है, उस आउटपुट की हमारा क्या रिज़ल्ट आ सकता है, कितना हम कमा सकते हैं, उस हिसाब से हम लेबर को क्या कॉस्ट दें ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली टेक्निक है हमारी फैटीग स्टडी, यानी कि थकावट को हम स्टडी कर रहे हैं। रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी कि रेस्ट इंटरवल हमारा कितना होना चाहिए एक काम करने के बीच में, वो हम डिसाइड करते हैं। हमने कहा कि टाइम स्टडी में हमने देख लिया कि इतना टाइम लगता है। अब इतना टाइम में एक बंदा कितना थकेगा, कितना सामान बनाने में कितना थक जाएगा, कितना काम करने में एम्प्लॉय कितना थकेगा, और उसको उस काम के बीच में कितना रेस्ट देना है, हम ये देख रहे हैं। टेलर ने सजेस्ट किया था अ पर्सन गेट्स टायर्ड, बंदा थक जाता है व्हेन ही वर्क्स कॉन्टीन्यूसली विदाउट अ ब्रेक, जब वो कॉन्टीन्यूसली काम करेगा बिना ब्रेक के। द कॉज फॉर फैटीग कैन बी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, थकावट का रीज़न हो सकता है लॉन्ग वर्किंग आवर्स। डूइंग अनसूटेबल वर्क, यानी कि जो उसको काम सूट नहीं कर रहा वैसा काम करना। अनकॉर्डियल रिलेशनशिप विद बॉस, बॉस के साथ रिलेशन नहीं है तब भी फैटीग होता है। और वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है तब भी फैटीग होता है। अ वर्कर मस्ट बी प्रोवाइडेड विद अ ब्रीफ रेस्ट इंटरवल, यानी कि सही छोटे छोटे हमें रेस्ट इंटरवल देने हैं, सो डैट टू एनेबल हिम टू रीगेन लॉस स्टेमिना, जो उसका स्टेमिना लॉस्ट हुआ है वो उसको रीगेन कर सके, और उससे उसकी रेस्ट मिलेगा तो उसको रेस्ट के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। जैसे आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं, आप थकावट महसूस कर रहे हैं, आप नहीं पढ़ पाते, आप सोचोगे कि हाँ नहीं करता रहता हूँ मेरा काम ख़त्म होगा, आप देखेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। पर अगर आप ये टेक्निक लेंगे कि आपने थोड़ी देर पढ़ा, जब आपको लगा कि फैटीग हो रही है, थोड़ी देर रेस्ट ले लिया और उसके बाद आगे का कंटिन्यू करा, तो आप देखेंगे इसमें कम टाइम लगा इसके बजाय कि आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं ये सोच के कि शायद कंटिन्यूस पढ़ने में कम टाइम में मैं ख़त्म कर दूँगा काम। आगे आते हैं हम अपनी 7 टेक्निक पे। 7 टेक्निक है हमारी डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम, यानी कि हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे किस पे, मैंने प्राइस वेज सिस्टम बोला, पीस वेज सिस्टम के हिसाब से हम एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे। कितने एम्प्लॉय कितने पीस ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो ज़्यादा पीस बना रहा है प्रोडक्शन के उसको हम ज़्यादा पैसे देंगे, जो कम बना रहा है उसको हम कम पैसे देंगे। एक टाइप से शायद हम एक स्लैब बना लें, आप ये कह सकते हैं, हम उस बेस पे चलेंगे। अब हम पढ़ते हैं क्या, इट रिवॉर्ड्स द एफिशिएंट वर्कर, यानी कि जो मान लीजिए हमने 8 घंटे का टाइम लिया हुआ है एक दिन में, तो उसमें एफिशिएंट वर्कर कौन होगा, जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहा है वो हमारा एफिशिएंट वर्कर हुआ। ठीक है, उसको हमें मोटिवेट करना है, और मोटिवेट कैसे करेंगे उसको ज़्यादा पेमेंट करके। इट रिवॉर्ड, पेमेंट क्या हो गया, एक रिवॉर्ड हो गया। इट रिवॉर्ड्स द एफिशिएंट वर्कर एंड मोटिवेट्स द लेस एफिशिएंट वर्कर, इससे लेस एफिशिएंट वर्कर भी मोटिवेट होंगे। क्यों, उसे पता है कि अगर मैं एफिशिएंसी बढ़ाऊंगा तो मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, देर आर 2 पीस रेट्स, इसमें क्या है कि 2 पीस रेट हमने बना लिए। 1 फॉर दोज वर्कर हु प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी कि एक पीस रेट क्या है कि उनके लिए जो स्टैंडर्ड आउटपुट बनाएंगे, और एक पीस उनके लिए जो स्टैंडर्ड बनाएंगे या उससे ज़्यादा बनाएंगे। स्टैंडर्ड आउटपुट यहाँ पे देख रहे हैं और आ रहा है, स्टैंडर्ड आउटपुट और मोर। और दूसरा किसके लिए, फॉर दोज हु प्रोड्यूस लेस देन द स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी कि जो स्टैंडर्ड से कम बनाएंगे उनके लिए अलग वेज रेट सिस्टम होगा। डिफरेंस इन वेज से क्या होगा कि जो कम बना रहे हैं वो मोटिवेट होंगे कि ज़्यादा बनाएं, हमें भी उतना पैसा मिले जितना दूसरे लेबर को मिल रहा है। द डिफरेंस इन वेज इज़ एनफ फॉर द इनएफिशिएंट वर्कर टू बी मोटिवेटेड, वेज में जो डिफरेंस है वही एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगा इनएफिशिएंट वर्कर को मोटिवेट करने के लिए कि वो अच्छा परफॉर्म करे फ्यूचर में। ठीक है, एग्जांपल दिया गया, स्टैंडर्ड आउटपुट पर वर्कर पर डे इज़ 200 यूनिट, यानी कि अगर हम माने कि स्टैंडर्ड आउटपुट एक वर्कर का एक दिन का 200 यूनिट है, तो एक वेज रेट हम बना रहे हैं जिसमें हम देंगे 4 रुपये पर वर्कर को फॉर आउटपुट ऑफ 200 यूनिट और मोर, यानी कि जो स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है, स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहा है, उसको हम देंगे पर यूनिट का 4 रुपये। ठीक है, और जो थोड़ा कम उससे 200 यूनिट से कम बना रहा है उसको हम पर यूनिट का देंगे 3 रुपये। अब हम देखें कि वर्कर ए ने 220 यूनिट बना लिए जो हमारे स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, तो उसको हम देंगे 4 रुपये के हिसाब से, तो उसको 220 यूनिट के मिले 880 रुपये। वहीं वर्कर बी ने खाली 160 बनाए जो हमारे स्टैंडर्ड से कम है,
तो उसको 160 यूनिट के मिले कितने, 3 रुपये के हिसाब से 480 रुपये। आप देख रहे हैं कि कितना मेजर फ़र्क पड़ गया। यहाँ पे 4 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, यहाँ पे 3 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। तो इस हिसाब से उसको बहुत फ़र्क पड़ा पैसों के मामले में। तो दिस लॉस यानी कि जो हमारे वर्कर बी का लॉस हुआ है, एक को 880 मिले और एक को खाली 480 मिले, इतना बड़ा जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, वो वर्कर बी को मोटिवेट करेगा कि वो भी इतनी यूनिट प्रोड्यूस कर ले, 220 यूनिट प्रोड्यूस कर ले दिन में। जब ए कर सकता है तो बी क्यों नहीं कर सकता, और वो भी एक दिन का 480 की जगह 880 रुपये अर्न करे। अब आते हैं, हमने फ्योल्स के प्रिंसिपल पढ़े, टेलर के प्रिंसिपल पढ़े, और मैं फंबल मार के फेलर भी बना देता हूँ, पर यहाँ पे फंबल नहीं मार सकता क्योंकि दोनों साथ साथ हैं। फ्योल वर्सेस टेलर के प्रिंसिपल को हम पढ़ते हैं। पहले पॉइंट में हम देखते हैं पर्सपेक्टिव क्या है। फ्योल का प्रिंसिपल हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के हिसाब से है, टेलर के प्रिंसिपल हमारे शॉप लेवल मैनेजमेंट के हिसाब से है। ठीक है, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्या है। फ्योल्स के प्रिंसिपल हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बने हैं, टेलर के बने हैं ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट में। हमारे फ्योल के प्रिंसिपल फोकस करते हैं इम्प्रूविंग ओवरऑल परफॉर्मेंस, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी इंक्रीज़ हो उस पर। टेलर के हैं हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़े इस पर। हमने देखा था फ्योल के प्रिंसिपल हमारे एक टाइप से हायरार्की बेस पे चल रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे काम की बात हो रही है, काम कैसे इम्प्रूव किया जाए, लेबर की एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव की जाए, ये इस चीज़ पे हम ये देख रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं अकाउंटेबिलिटी। सो अकाउंटेबिलिटी में आता है फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और टेलर्स के टेक्निक जो हैं, टेलर्स टेक्निक ऑफ फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या करती हैं, हम अकाउंटेबिलिटी सेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो टेलर की टेक्निक्स में हमने फंक्शनल फॉरमैनशिप पढ़ा था, वो मल्टीपल अकाउंटेबिलिटी ऑफ वर्कर पे डील करते हैं कि हमने प्लानिंग की अलग बनाया, प्रोडक्शन के अलग चार बनाए, तो हम इस हिसाब से मल्टीपल अकाउंटेबिलिटी है, अलग अलग प्लानिंग लेवल पे अलग अकाउंटेबल पर्सन है, प्रोडक्शन लेवल पे अलग अकाउंटेबल पर्सन है। अगला है हमारा एप्लीकेबिलिटी। सो इसमें हम देखते हैं कि फ्योल के प्रिंसिपल हमारे यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं और मोर फ्लेक्सिबल हैं। टेलर के प्रिंसिपल लेस फ्लेक्सिबल हैं एज दे आर अप्लाइड इन स्पेशलाइज सिचुएशन, क्योंकि उन्हें स्पेशलाइज सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है। अगला आता है हमारा एक्सप्रेशन। फ्योल्स कंट्रीब्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फ्योल्स कंट्रीब्यूशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से फ्योल्स के कंट्रीब्यूशन को एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि जनरली अप्लाइड थ्योरी है, जनरल होते हैं ये, और टेलर्स के साइंटिफिक होते हैं। ठीक, अगला हमारा है पर्सनैलिटी। फ्योल वॉज द प्रैक्टिशनर, वो प्रैक्टिशनर था और उसको जाना जाता है, फ्योल की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें, उसको जाना जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल फ्योल ने दिए थे, इसलिए हम उसको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। टेलर वो टेलर कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच था, तो उसको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। हमने चैप्टर 2 पूरा कर लिया। हमने चैप्टर 2 का एक ये छोटा सा लेक्चर बनाया है, अराउंड हाफ एन आवर का होगा ये लेक्चर। ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि लेक्चर 1 हमारा ऑलरेडी 1 आवर का हो गया था, चैप्टर 2 थोड़ा बढ़ा गया, टोटल देखा जाए तो 1.5 घंटे पौने 2 घंटे का बन गया हमारा ये चैप्टर 2 का लेक्चर, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में ब्रेक किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूँ, जो पॉइंट है उसको भी समझाऊँ, जो उसका जिस्ट है उसको भी समझाऊँ हिंदी में, फिर उसको इंग्लिश में पढ़ के उसको उस पॉइंट को भी एक बार हिंदी में कन्वर्ट करके हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाऊँ, ताकि आपको पॉइंट भी क्लियर हो। और पहले जो मैं एक जिस्ट दे रहा हूँ हिंदी में, वो भी इसलिए दे रहा हूँ कि एज अ होल जिस हम टॉपिक से डील कर रहे हैं वो टॉपिक भी आपको क्लियर हो। तो मेरी कोशिश यही है। आप अगर मेरे को कुछ सजेशंस देना चाहें तो मैं सजेशंस को, क्रिटिसिज्म को बिल्कुल वेलकम करूँगा। मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं गलतियाँ होती होंगी मुझसे भी पढ़ाते वक्त, हो सकता है कई तरीका आपको सही ना लगता हो,
तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से या आपको कोई मुझसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है, आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको क्लास 11th और क्लास 12th के और भी लेक्चर्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं यूट्यूब पे अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा जहाँ पे आपको क्लास 11th और क्लास 12th की फुल कोर्स हमारा अवेलेबल होगा। नहीं तो आप वेबसाइट पे जाके अगर स्कूल सेक्शन में जाएंगे वेबसाइट के कोर्सेज़ में तो आपको क्लास 11th और क्लास 12th के बड़े सारे लेक्चर्स मिलेंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड से इन लेक्चर को शेयर कीजिए। आप ये वीडियो लेक्चर्स अगर लेते हैं तो आप एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस पाएंगे। आप कभी भी क्लासेस देख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। आप मोबाइल पे क्लासेस देख सकते हैं, आप कहीं गए हुए हैं तब भी आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। आप अपना कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के बेस पे आपको एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। अभी के लिए इतना ही। इट्स गुड बाय फ्रॉम मी अंकित कपूर। होप आप अपनी तबीयत का ध्यान रखेंगे। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे वेल, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स। गुड बाय।